अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमें एक बार फिर ज्वाइन किया है रफीक जान साहब ने इस्लामाबाद से। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। रफीक साहब, आप अथॉरिटी हैं एविएशन पे और आज हमने प्रोग्राम भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए के ऊपर रखा है। हमने देखा कि अभी 2020 में जो हमारी ही अपनी एक गलती की वजह से मैं कहूँगी, क्योंकि अपने जो ऐब होते हैं वो इस तरह से नहीं दिखाए जाते सबके सामने, और हमारे एक मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और एक हादसा हुआ पीआईए का। और उसके बाद उन्होंने जो तकरीर की उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई पीआईए तो इतना बैठ गया हुआ है कि इनके तो बेशतर जो पायलट हैं उनके पास फेक लाइसेंसेज हैं। और फिर उसका एक रेपरकशन आया, ज़ाहिर है उसका एक ब्लो बैक आना था। और हमने देखा कि अमेरिका से लेकर यूरोप और फिर यूके ने सब ने पीआईए को बैन कर दिया। अब पिछले दिनों कुछ पेशरफ्त होना शुरू हुई और हमने देखा कि एक फ्लाइट जो है वो फ्रांस भी गई, जिसका मतलब है कि यूरोप ने बैन को रिमूव किया, हटाया। और फिर एक बात ये भी चल रही थी कि यूके भी कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि बैन को रिमूव किया जाए, लेकिन अब ताज़ा खबर ये आई है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पाकिस्तान जो एविएशन अथॉरिटी है वो उन्होंने पूरी नहीं की, तो इसलिए जो बैन है वो भी इन्फोर्स्ड ही रहेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है रफीक जान साहब कि वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पाकिस्तान इतने सालों से, मतलब 5 साल हो गए हैं, अभी भी वो कंप्लीट नहीं कर सका और सेटिस्फाई नहीं कर सका अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को कि पीआईए इज अ सेफ एयरलाइन एंड पाकिस्तान इज अ रिस्पांसिबल कंट्री। जी बिल्कुल, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। कल ही ये न्यूज़ आई है जो यूके की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसने अपना जो डिसीजन है वो दिया है कि जी द बैन विल रिमेन। बहुत डिटेल्स नहीं उसमें मीडिया में भी, लेकिन एनीवे जो डिसीजन है वो तो है कि उन्होंने कहा जी कि हम जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो सेफ्टी कंसर्न्स थे, बेसिकली कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि सेफ्टी कंसर्न्स हमारे जो हमने कहे थे दे फेल टू फुलफिल। अच्छा, और इसमें जो बदनसीबी की बात यह ना जो कि ये सिर्फ पीआईए नहीं है। पीआईए तो चूंकि इंटरनेशनल एयरलाइन है और फिर एक प्रीमियम एयरलाइन थी, नेशनल एयरलाइन थी, तो हम उसको सब लेके चल रहे हैं कि पीआईए पे बैन है। बेसिकली दे बैन पाकिस्तान सिविल एविएशन, यानी ज्यादा हमारे लिए बिल्कुल ज्यादा एम्बेरसमेंट की बात है कि उन्होंने इस बार कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि जी पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके अंदर जितनी भी एयरलाइंस आ रही हैं अप्रूव्ड अंडर द मिनिस्ट्री, अंडर द डिपार्टमेंट्स आर बैंड इन यूके। और जहाँ तक उसकी जो बैन का ताल्लुक था वो तो सारी दुनिया जानती है कि जो हमारा एयर क्रैश हुआ था कराची में, और उस क्रैश की भी जो फ्लाइट रिकॉर्डर था, डेटा रिकॉर्डर सारा जब रिट्रीव किया गया तो पता चला कि जो इसमें 101% जो है ना पायलट की मिस्टेक थी, और 100 जानें ज़ाया हुई। और उसमें फिर साथ में जो है ना हमारे मिनिस्टर साहब ने बयान दाग दिया, उसने कहा जी कि हमारे पायलट्स के पास फेक लाइसेंसेस है। तो जब क्रैश होता है ना, तो क्रैश के बाद जो अथॉरिटीज़ होती हैं दुनिया में, स्पेशली जो यूकेसीए है, सिविल एविएशन है, वो इंतहाई उनका जो है ना स्ट्रिंजेंट है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में, तो सेफ्टी के बारे में स्पेशली। तो वो जब सेफ्टी का इशू आ जाता है तो उन्होंने देखा कि जी ये जो गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट है वो तो उसको बैकअप कर रही है जो कॉज है। तो वो फिर ये कहते हैं कि जी ठीक है, आप जो भी करें अपने मुल्क में उड़ाएं, आप हमारे एरिया में नहीं आ सकते, आप अनसेफ हैं। उन्होंने फिर उनको वो टाइम दिया कि जी आप अपनी जो है ना सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करें। वो एक लिस्ट होती है, एआटा के एक डिपार्टमेंट होता है, IOSA, एयासा कहते हैं उसको, IOSA, एयासा सेफ्टी ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट। तो बेसिकली ऑडिट होता है जो कंडीशन देते हैं कि ये ऑडिट है, ये टर्म्स है, ये आइटम्स हैं, यू हैव टू फुलफिल। अब इन्होंने क्या किया है कि पीआईए तो वैसे ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बदनाम तो थी, वो टाइम टू टाइम जो हमारे होते थे इंसिडेंट्स होते थे, वो फिर जब एक्यूमुलेट हो जाती है तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये इस काबिल नहीं है। तो एक्यूमुलेशन में बहुत सारी चीज़ें थी, आपको अगर याद होगा 2013 में 2013
2013 में जी एक हमारे कैप्टन थे PIA के जो बर्मिंघम की फ्लाइट से आना था और he was tested positive for alcohol. ओह ये काफी मशहूर वाकया है और अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पता है कौन है. वो एक जनरल के बेटे थे जी. एक बहुत सीनियर जनरल है ज़ियाउल हक जो है ना, ज़ियाउल हक साहब के राइट हैंड थे वो. उसका बेटा था वो. और उसकी जो अल्कोहल पॉजिटिव जब अल्कोहल टेस्ट आया तो उसमें डेफिनेटली अब यूरोप में है तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है. उन्होंने टेस्ट भी किया था. फिर बहरहाल चूंकि रिसोर्सफुल फैमिली थी या जो भी था तो वो उसको इन्होंने उस मामले का कर दिया होगा. तो ये सब चीज़ें फिर रिकॉर्ड में तो रहती हैं कि ऐसे था. मतलब इनका फ्लाइट सेफ्टी जो है वो इतना पुअर है. फिर मेंटेनेंस जो है इनकी जहाज़ों की वो भी बहुत पुअर है. उसकी वजह भी यही है कि हर जगह यही के अंदर जो पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स बेस्ड जब होती है कोई भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो उसका डेफिनेटली जो है वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती. और फिर जो पायलट्स का हो गया लाइसेंसेस का तो डेफिनेटली था. फेक लाइसेंसेस होंगे पूरी दुनिया में होते हैं. वो इतना नहीं होता लेकिन चूंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया खुद तो उन्होंने कहा ठीक है जो आपने कर लिया तो फिर हमें अप्रूव करें. तो अब उस ऑडिट में ये लोग पूरा नहीं उतरे. और फिर रिसेंटली आपने सुना होगा पिछले महीने एक जहाज शायद कराची से इस्लामाबाद या कराची से लाहौर आया था. उसका लैंडिंग के बाद उसका टायर नहीं था. उसका टायर हवा में कहीं गिर गया था. लेकिन छोटे मोटे इंसिडेंट्स होते हैं पूरी दुनिया में. लेकिन ज़ाहिर है कि इन्होंने चूंकि जब आप बदनाम हो जाते हैं तो फिर आपकी हर चीज़ मॉनिटर की जाती है. तो ये लेटेस्ट जो इशू है ना तो वो व्हाट आई फील के जो टायर वाला था ना इंसिडेंट क्योंकि इस तरह की जो चीजें होती है वो आप छुपा नहीं सकते ना क्योंकि वो डायरेक्टली एयर सेफ्टी जो होती है पूरी दुनिया की उसके रिकॉर्ड में आ जाती है एयर सेफ्टी जी. तो जब एयर सेफ्टी के रिकॉर्ड में कोई चीज आती है तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा रीजन क्या था. जब उन्होंने रीजन देखा होगा तो उनका होगा कि ये तो इसका मतलब कि ये नेग्लिजेंस है. तो अब जरा उसके बाद उन्होंने तो उसको एक्सटेंड करना तो उन्होंने कहा जी नहीं आप फुलफिल नहीं कर पा रहे तो विल कीप. अच्छा रफीक साहब एक बात बताएं कि क्या वाकई जो स्टेटमेंट हमारे मिनिस्टर ने उस वक्त दिया था कि कोई पता नहीं कोई 800 के करीब उन्होंने शायद कोई फिगर भी बताई थी अगर मैं कुछ उन्होंने कहा हाँ जी उन्होंने कहा था कि जी इनके पास तो आप बताएं कि वाकई उन्होंने क्योंकि उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी. पीटीआई वालों को एक शौक भी था कि अभी वो बताएं कि जी कितना निजाम खराब हमें मिला है. और वो जो बैगेज था वो उतारने के चक्करों में थे और वो समझते थे कि हम ये बात करेंगे तो पता चलेगा कि जी देखें डिकेड्स की जो एक नालायकी है वो किस तरह से सामने उनको था भी इस किस्म की उनके अंदर उनको एक दे वांटेड टू डू दिस. तो क्या आप समझते हैं वाकई इतने फेक लाइसेंस वाले पायलट्स हायर किए हुए थे या बस उन्होंने एक हाइपरबोलिक एक स्टेटमेंट दे दी. एक्चुअली जो फेक लाइसेंसेस होते हैं ना जी ये पूरी दुनिया में ये चीजें चलती है. उसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइसेंस फेक उस तरह से नहीं होता कि मतलब आपने पैसे दिए लाइसेंस मिल गया. अब ज़ाहिर गाड़ी जो है वो आपने देखो कि गाड़ी जो लोग चलाते हैं कहीं विदाउट लाइसेंस तो आप देखें कि विदाउट लाइसेंस भी जो है ना वो कई सालों से चला रहे होते हैं. इसका मतलब अब लाइसेंस का क्या होता है गाड़ी के भी कि कोई कुछ लोग होते हैं कि जी मैंने टेस्ट नहीं देना तो वो पैसे देने का जी बस मुझे पास कर दें अगर कोई आपके ताल्लुकात हैं तो पैसे देके पास कर देते हैं. अब जो जहाज़ों के लाइसेंस है ना बेसिकली उनमें ये होता है कि किसी ने फ्लाइंग ज़ाहिर करनी है तो आम आदमी तो नहीं कर सकेगा क्वाइट एक्सपेंसिव. तो अब जब फ्लाइंग करते हैं लोग तो लाइसेंस पे होता ये है कि लाइसेंस की कई स्टेजेस होती हैं लाइसेंसेस की ना पायलट्स के लिए. मतलब एयरक्राफ्ट जहाज के वेट आवर नंबर ऑफ आवर्स होते हैं जितने हजार घंटे हो गए बाद आपको ये स्टेज है नेक्स्ट स्टेज है उसमें फिर ये शॉर्टकट होता है बेसिकली ना. तो उसमें जो शॉर्टकट है वो इवन इंडिया में भी है. इंडिया में भी बहुत सारे इंडिया में तो पाकिस्तान से ज्यादा पायलट्स पाए गए लेकिन अब ज़ाहिर है कि उन लोगों ने उसको मैनेज कर लिया कि जी ये ठीक है जो है हमने इतने पायलट्स को निकाल दिया लेकिन पाकिस्तान में चूंकि हम लोगों ने उस चीज़ को हैंडल नहीं किया ना हम लोगों ने उसको जो है जो ऑलरेडी एक सिचुएशन खराब हो चुकी थी हमने उसको कंट्रोल करने के बजाय उसको खराब ये हम लोगों ने उसको ज्यादा जो है ना वो अच्छा ठीक है.
रफीक साहब, पीआईए को बेचने की बात हमेशा होती है और ये हम कई सालों से सुन रहे हैं। मुझे लगता है मैं बचपन से ही सुन रही हूँ, पीआईए को बेचना है, पीआईए को बेचना है, पीआईए को बेचना है, लॉस में जा रहा है, उसको खा गए हैं, पूरे पॉलिटिकल भर्तियां हो रही हैं वगैरह वगैरह। लेकिन और अभी जब खासतौर पर ये जो पीडीएम की हुकूमत आई, उन्होंने आते ही एक, आपको पता है, एक बहुत बड़ा एक सेटअप की बनाया जिसमें कोई फेडरल जो सेक्रेटरीज थे उनको भी इंडक्ट किया गया और बहुत सारे लोग उसमें इंडक्ट थे। बहुत समझा जा रहा था कि जी बिल्कुल ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएगी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एंड में वही पानी का बुलबुला जिसका कोई नसर कुछ बना ही नहीं कुछ। तो आप ये बताइएगा कि ये पीआईए क्यों नहीं प्राइवेटाइज हो रहा गवर्नमेंट से, इसकी क्या वजह है? और फिर इंडिया की एक मिसाल है इंडियन एयरलाइन, मतलब चले वो तो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, वहां हमने देखा किस तरह से उन्होंने खुद कॉल की गवर्नमेंट ने और उनके अपने टाटा इंडस्ट्री वाले सामने आए, उन्होंने उसको खरीदा। आई एम श्योर कंसोर्शियम होगा जिन्होंने लिया। तो पाकिस्तान में ऐसा, एक तो गवर्नमेंट की तरफ से बताइए क्या नालायकी है कि प्राइवेटाइजेशन इसकी हो नहीं रही, और फिर प्राइवेट सेक्टर क्यों पाकिस्तान का इतना रिलक्टेंट है कि वो इस किस्म की बिडिंग नहीं करता और आगे नहीं आता ओनरशिप के लिए? उसके जो है ना वो बहुत क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान की जो ओवरऑल इकोनॉमिक हमारी कंडीशन है, वो कुछ सालों से जाहिर है कि इतनी उसमें चली गई है, डाउन स्लाइड में है, कि हमारी किसी भी इंडस्ट्री को, और स्पेशली पीआईए को, चूंकि पीआईए का रिकॉर्ड इतना खराब हो चुका है फाइनेंशियली, मेरे ख्याल कुछ ट्रिलियंस में चला गया इनका लॉसेस। तो अब इसको जो लेगा भी ना, तो अदरवाइज पीआईए, तो मैंने लास्ट भी एक शो में बताया था शायद कि पीआईए बहुत अच्छी एयरलाइन है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, इसका सब कुछ था, लेकिन अभी चूंकि इसको मिसमैनेज किया गया 2-3 डेकेड्स में, 4 डेकेड्स में, तो पीआईए को जो अभी कुछ चाहेगा भी ना, तो इसको फिजिबल नहीं है फाइनेंशियली। इसलिए जो आपने सुना होगा कि कई शॉर्ट लिस्ट हो गए थे जी, बस ये 2-3 हो गए, 3 हो गए, फिर 2 हो गए, तो वो कर लेते हैं उसको एंड पे जाके ना, जब वो कैलकुलेट करते हैं तो उनको पता होता है कि इट्स नॉट फिजिबल। तो ये एक रीजन है, क्योंकि इतना बैगेज जो है वो लेने को कोई तैयार नहीं होता, इतना बैगेज इसका जो है पीआईए का। और दूसरी चीज जो आपने देखी होगी कल, जो यूके का वो था, जो स्टेटमेंट आया, तो उसके बाद हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी और माशाल्लाह से वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं और वजीर खारजा भी हैं, उन्होंने इसमें जो है ना वो जलती पे तेल का काम किया, जो कि गालिबन उन्होंने भी नहीं सोचा होगा और मीडिया ने भी। लेकिन उन्होंने कल ये कहा कि जी हम इसको अब फास्ट ट्रैक पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, यानी इस न्यूज के बाद अंदाजा लगाएं कि जैसे कि वो बजाय के कोई कहे कि जी हम इसको विल ट्राई टू करेक्ट, ठीक है जी जो यूके ने कहा है जो भी ठीक है, बाकी हम वी एक्सेप्ट एंड देन विल ट्राई टू इंप्रूव। उन्होंने कह दिया जी कि हम इसको फास्ट ट्रैक पे प्राइवेटाइज कर रहे हैं टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिबल, और इस तरह की कुछ थी। यानी मतलब ये था कि इससे पहले बेसिकली वो पीआईए जो है वो इट वाजंट रन बाय प्रोफेशनल पीपल, यानी उन्होंने एक तरह के एडमिट कर लिया कि इसका मतलब कि जो भी हुआ पीआईए के साथ माजी में, वो जो है जितने भी फॉरेन अथॉरिटीज हैं, दे आर राइट टू बैन। बिल्कुल ठीक है। तो रफीक साहब, ये क्या वजह है कि मतलब वैसे तो हमारे टोटल हम कोई भी स्टेट ओन एंटरप्राइज जो है, आप स्टील मिल को ले लें, और बहुत सारी हैं, मेरा ख्याल है काफी हैं, कोई 15-20 के करीब हैं, शायद इससे ज्यादा है, और वो सारी ब्लीड कर रही है पाकिस्तानी इकोनॉमी को, हमारे फाइनेंसिस को। हम क्यों इन्हें प्राइवेटाइज नहीं कर पाते, और क्या वजह है कि हम इनसे जान नहीं छुड़ाते? कोई ना कोई तो ऐसा कोई होगा, कोई वजह जो इतनी हाफ हार्टेडली सारा प्रोसेस किया जाता है। जिसकी वजह फिर वो ये ना कि जो ओवरऑल हमारी जो मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतनी अनसर्टेन है कि उस पर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो इस तरह के मुल्क में फिर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आता। एयर इंडिया की आपने बात की ना, जो एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया वाकई जो ड्यूरिंग कोविड-19 एयर इंडिया की भी हालत बहुत ख़राब थी, वो ऑलमोस्ट क्लोज डाउन होने के नज़दीक थी। लेकिन आप देख लें कि फिर एयर इंडिया ने जो है ना किस तरह से कमबैक किया। टाटा ने जब खरीदा उसको, तो अब इस वक्त आपको पता है कि एयर इंडिया का जो सीईओ है
वो कोई यूरोपियन है, अंदाजा लगा लें आप कि मतलब कहाँ से कहाँ उसको लेके गए कि इंडियन नहीं बल्कि उन्होंने यूरोपियन का मतलब कि वो हाईली कॉम्पिटेंट होगा जो भी लिया होगा उन्होंने, बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा जो भी है। एक तो वो, और फिर दूसरा उन्होंने ये भी दिखाना था कि देखो हम तो जो है वो अब तो हम इसको दुनिया की जो लीडिंग एयरलाइंस है उनमें लेके जा रहे हैं, और वो इट्स गोइंग देयर, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल में कई 100 जो है ना उन्होंने लेटेस्ट जो है ना मॉडर्न एरोप्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं 2-3 कैटेगरीज, और अब उनका जो अभी दोबारा जो रिस्ट्रक्चरिंग उन्होंने की है वो बिल्कुल वर्ल्ड लेवल की, एमिरेट्स, कतर और इतिहाद, उन एयरलाइन के स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने की है। ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट तो उसमें की है, लेकिन डेफिनेटली उनका जो है उनका क्रेडिबिलिटी है, बेसिकली गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की, वो क्रेडिबिलिटी है दुनिया में। हमारी क्रेडिबिलिटी किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, ना गवर्नमेंट की है, ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन की है, तो कौन इसमें। अच्छा रफीक साहब, एक चीज मुझे बताएं कि आपने कहा कि जी उन्होंने सिर्फ पीआईए को बैन नहीं किया, उन्होंने जो पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी है उसको बैन किया हुआ है। यानी इसका मतलब जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान से इसका मतलब है कि फॉर इंस्टेंस कल को कोई एयरलाइन कहती है, मतलब एयर ब्लू कह देती है या कोई भी जिना फ्लाई है, कोई भी है वो कहती है कि जी हम यूके के लिए फ्लाइट, इसका मतलब है कि किसी को इजाजत नहीं मिलेगी किसी भी एयरलाइन को पाकिस्तान से। नहीं, अच्छा, उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, अभी लेटेस्ट डिसीजन में तो कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि एनी एयरलाइन, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि एयर ब्लू, सिरियन एयर, एयर सियाल, कोई भी है जो विच इज ऑपरेटिंग अंडर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट है हमारा, मिनिस्ट्री है, उसके अप्रूवल पे जो भी एयरलाइन है इट कैन नॉट फ्लाई इनटू यूके। तो बेसिकली वो उन्होंने बात वही होगी ना कि उन्होंने कहा जी कि आपके अगर मिनिस्टर लेवल का बंदा इतना इररिस्पॉन्सिबल है, या उसने अगर सच भी कहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मिनिस्टर कह रहा है तो इट मीन देयर इज समथिंग रियली बिग अबाउट दैट। ये कोई ऐसा नहीं कि एक एक्सीडेंट हो गया, एक हो गया। उन्होंने इस चीज के को ये एनालाइज किया है कि पाकिस्तान का जो सिविल एविएशन है या पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है, इस इररिस्पॉन्सिबल एंड इमेच्योर। अच्छा रफीक साहब, इसका फाइनेंशियली पाकिस्तान को क्या कितना नुकसान है? ये जो सारा 5 साल से सब बंद पड़ा हुआ है और ये उस किस्म के जब वहां से स्टेटमेंट्स आते हैं, तो इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है या जो फाइनेंसेस हैं, खासतौर पे एविएशन सेक्टर को कितना नुकसान होता है इससे, या हुआ है या क्या है? इनका जी जैसे मैं पीआईए का अगर देखो ना, जो लेटेस्ट जो अभी मीडिया में इन्होंने दिया है या ऑलरेडी है रिकॉर्ड पे, कि ये जो सिर्फ ये बैन था 2020 में, उस बैन के बाद चूंकि इनकी यूएस फ्लाइट्स बंद हो गई, यूरोप और यूके की बंद हो गई, और बहुत बड़े बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर्स थे वो, तो उससे जो मीडिया के मुताबिक वो कह रहे हैं जी कि एनुअल 40 बिलियन का लॉस हुआ है पीआईए को, ह्यूज लॉस, 40 बिलियन, ह्यूज लॉस। अभी तो मतलब हम 40 बिलियन का इमेजिन करें कि क्या कौम लोग हैं हम, 40 बिलियन का लॉस हमें बर्दाश्त है, और वो $7 बिलियन के लिए हम मारे मारे फिरते हैं, नाक से वो हमारी लकीरें निकलवाते हैं। आईएमएफ की मैं बात कर रही हूँ। बस वो बात फिर वही है ना कि जब इस तरह की आप रिस्पॉन्सिबल आपकी गवर्नमेंट लेवल पे अगर होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, फिर आपकी आपके जो गवर्नमेंट के अलावा आपके जो एयरलाइन के जो सीईओ है वो अगर क्रेडिबल नहीं है, तो डेफिनेटली दुनिया में ये चीज़ें जाती हैं। और फिर एविएशन अब इतना देखें, इतना हाई प्रोफाइल हो गया, हाई टेक और हाई प्रोफाइल, कि इसमें आप किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते। और आपको एक जो चीज़ मैं बताता चलूँ, आपको याद होगा जब कराची में क्रैश हुआ था पीआईए का, तो उस वक्त पीआईए के जो सीईओ थे वो एक एयर मार्शल थे, अरशद मलिक, यूनिफॉर्म में थे वो। तो वो कराची जब यहाँ से गए थे क्रैश के बाद, ई ट्रेवल इन बिजनेस सूट, बिजनेस ड्रेस था उनका, अटायर था, और ई यूज्ड इज बिजनेस जेट पाकिस्तान एयरफोर्स का। अंदाजा लगा लें आप कि आप जा रहे हो वहां पे कराची में 100 मैयतें जली हुई हैं, जहाज क्रैश हुआ है, और एयरलाइन के सीईओ जो है वो बजाय इसके कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि ठीक है जी मैं आई रिजाइन,
وہ یہاں سے بزنس جیٹ میں گئے تھے اور انہوں نے کراچی ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کی تھی. جسٹ امیجن کہ ایئرپورٹ پہ پیچھے جہاز نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ, جس میں انہوں نے ٹریول کیا تھا اسلام آباد سے. تو اس وقت بھی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ بزنس ٹیسٹ میں اگر ایک آدمی آتا ہے اور ایئر لائن کا سی ای او ہے اور یہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی پریس کانفرنس بھی کر رہا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں دنیا سے کہ وہ ہمیں کس نظر سے دیکھیں. رفیق صاحب, بس ہمارا پاکستان کا جو ہے وہ میرا خیال ہے بحیثیت ہم جو ہمارے جو ادارے ہیں پروبلی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ شاید کام کرنا ہی نہیں ہے, اور وہی جو انڈیا ہمیں کہتا ہے کہ مانگے تانگے کے طریقے سے بس یہ ملک چلا رہے ہیں, اور لگتا یہی ہے کہ شاید آگے بھی جو ہے وہ اسی طرح سے چلے گا. کچھ ایسے ہی ابھی تک تو جو ڈیولپمنٹس ہیں اس سے یہی نظر آ رہا ہے. لیکن بس مجھے آپ نے کوئک آنسر دینا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ واقعی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیں گے یا ہو جائے گا, یا پاکستان, اور تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی جو واقعی مطلب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ جو ایویشن اتھارٹی ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اور بھی فلائٹس پہ سفر کرتے ہیں, ڈومیسٹک بھی کرتے ہیں اور بھی ایئر لائنس میں جاتے ہیں, دے آر ورکنگ فائن. تو کیا پرابلم واقعی ایویشن اتھارٹی کی وہ پرابلم ہو تو پھر تو ریفلیکٹ کرنی چاہیے دوسری ایئر لائنس کے اوپر بھی. وہاں تو کام بالکل ٹھیک ہو گیا ہے, بڑا اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کیا گیا ہے. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ نہیں یہ اسپیسیفکلی پی آئی اے سینٹرک ایشو ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ دی ایویشن اتھارٹی؟ جی پی آئی اے کا تو ہے ہی ہے نا, میں نے کہا پی آئی اے چونکہ پاکستان کی ایک ظاہر نیشنل ایئر لائن تھی, پاکستان کے آلموسٹ برابر ہی ایج پی آئی اے کی بھی. پاکستان جب بنا تو جب سے اورینٹ ایئرلائنس پھر پی آئی اے میں کنورٹ ہوئی, اور ڈیفینیٹلی اٹ واز اے پریمیم ایئر لائن, اور پریمیم ہونے کے علاوہ بھی اس نے دیکھا دنیا میں بہت سی ایئر لائن کو پی آئی اے نے اسٹیبلش کیا. ایمریٹس ایئر لائن, ملیشین ایئر لائن اور بہت ساری ہیں, سنگاپور ایئر لائن. اب اندازہ لگا لیں کہ جن ایئر لائنس کے میں نے نام لیا نا وہ اس وقت دنیا کی ٹاپ 10 میں ہے, یہ 3 ایئر لائنس ٹاپ 10 میں. تو لیکن وہ وقت اچھا تھا, مینجمنٹ اچھی تھی, شاید تھوڑی سی ایمانداری تھی لوگوں میں جو ہائی لیول پہ تھے. لیکن اس کے بعد پچھلے جو 40 سال جو ہمارے گزرے نا اس میں چونکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہو گیا تھا پی آئی اے میں, اور اس کے علاوہ جو چونکہ میرا اپنا بھی ایکسپیرینس جو ہے جو میں آئی کیم اکراس شروع میں بھی کہ پی آئی اے میں ہمارے جو ضیاء الحق صاحب تھے ان کے زمانے کے بعد سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ انٹرفیئرنس تھا اس میں. ہر ڈپارٹمنٹ میں مینیجنگ ڈائریکٹر اور ڈائریکٹرز جو ہے نا اس لیول کے لوگ موسٹلی جو تھے وہ ایئر فورس اور آرمی کے تھے, بریگیڈیئر جنرل اس لیول کے لوگ. تو انہوں نے جب آنا شروع کیا تو ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ تھا ایک طرح کی مونوپلی شروع ہوگی, ظاہر ہے پھر وہ چیز نہیں ہوتی نا, ڈیسیجنز ڈیموکریٹک نہیں ہوتے. ایک تو وہ ریزن تھی, اور پھر وہ چیز ابھی تک چل رہی ہے. دیکھیں ابھی بھی اس وقت آئی تھنک یہ ہے کہ جو سی ای او ہے ہی از دا ڈیفینس پرسن if I'm not wrong. اب بھی جی ایسے ہی ہے. تو اس سے پھر نہیں ہوگا نا. پھر آپ انڈیا کی انڈیا میں تو سارے پروفیشنل لوگ ہیں ایئر لائن میں, پروفیشنل لوگ ہیں. جی نہیں آپ کہہ رہے ہیں رفیق صاحب اس وقت پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان سب کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ سارے فوجی ہیں. مطلب ہمارے آرمی سے کچھ تو ایسے ہیں جو سرونگ جنرل ہیں. بالکل آپ کسی بھی کچھ اداروں کے جو ہیں وہ سرونگ جنرل ہے. خیر یہ تو ایک ایسا رونا ہے جس کا ہم رو ہی سکتے ہیں. There's no solution. There's no There's solution no to this. solution اور نظر بھی نہیں. چلے تھینک یو ویری مچ رفیق صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. انشاءاللہ.